हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास की एनसीईआरटी के ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर की सहायता से हम इसका चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी का ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के रूप में किस तरह से हमारा जो ये सब्जेक्ट है यह विभिन्न विषयों से अपनी विषय वस्तु लेता है। विभिन्न प्रकार के जो आर्ट्स में चलने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ी थोड़ी किस तरह से इसकी विषय वस्तु प्रभावित होती है। साइंस के वह कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि अपने अंदर यह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत उनसे अपनी विषय वस्तु साझा करता है। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर की सहायता से हम ये जान पाएंगे कि किस तरह से जो ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अलग अलग अप्रोचेज में विकसित हुए। साथ ही साथ हम ये जान पाएंगे कि ज्योग्राफिकल प्रारंभिक रूप से जो थॉट डेवलप हुए थे वह शुरुआत से लेकर वह क्रमबद्ध किन किन चरणों में विकसित हुए, जो कि आज के विषय के रूप में हम उसको पढ़ पा रहे हैं। मुख्य रूप से इस विषय वस्तु में हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म और एक पॉसिबिलिज्म ये विचारधारा किन्होंने दी और इनके अंतर्गत किस तरह से ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, एक विषय की अप्रोच विकसित होती है, इनके बारे में हम जान पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार हम इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु को देखने वाले हैं। तो देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी द डायनामिक इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमैनिटी। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो सब्जेक्ट है यह नेचर और ह्यूमन के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन है। इस विषय में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो प्रकृति है वो मानव के जीवन को प्रभावित करती है, वह चाहे वह उसके उद्भव विकास के चरण से देखें या हम उसके प्रारंभिक अवस्था के रूप में भी हम ये देख सकते हैं वह किस तरह से इवॉल्व हुई। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस तरह से मॉडर्न एरा में आज हम प्रकृति को किस हद तक प्रभावित करते हुए हमने उसके खनिजों को, उसके रिसोर्सेज को किस हद तक हमने कंज्यूम किया है कि आज हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली अप्रोच की आवश्यकता आखिरकार क्यों हुई है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर हम नेचर कह सकते हैं और लाइफ यानी मानव जीवन किस तरह से परस्पर अंतर संबंधित है। तो हम इस विषय में ये देखते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच के तहत हमें ये अध्ययन करेंगे कि क्योंकि हमने 11th क्लास की ज्योग्राफी में फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन किया था, और जबकि 12th क्लास में हम ये देखेंगे कि वह जो फिजिकल कारक हैं वो हमारे अब जो देखा जाए तो विषय वस्तु को किस तरह से प्रभावित करते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट इन दोनों में परस्पर किस तरह से अंतर संबंध होना चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए और हमारी आने वाली जो सभ्यताएं हैं, आने वाली हमारी जो संस्कृतियां हैं वो बहुत फ्लरिश हो। कि किस हमें किस हद तक किस लिमिटेशंस के अंतर्गत हमें फोकस करना चाहिए, खास तौर से माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं और रिसोर्सेज कंज्यूम करने का पर्सपेक्टिव है, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। नेचर एंड ह्यूमैनिटी आर इंटरेक्टली इंटरविन्ड, रीडाइंड ड्यूलिज्म एंड इनवैल्यू। इस विचारधारा के तहत हम ये देखेंगे कि जो नेचर और ह्यूमैनिटी है जो इंटरेक्टली होती है, इंटरविंड होती है, इससे रेंडरिंग होती है, ड्यूलिज्म इंडिविजुअलिज्म विचारधारा के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो बैकग्राउंड है वो विषय का तैयार होता है, यहाँ पर हम जान पाएंगे। आ, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि ज्योग्राफी में यह मुख्य रूप से जो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव है, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू सिंथेसिस, डायनामिज्म एंड इंटर रिलेशनशिप्स। फेडरिक रैडजेल जो कि महान भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया, वो था सिंथेसिस। सिंथेसिस स्टडी में हम ये अध्ययन करते हैं द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। जब हम देखेंगे कि जो हम अध्ययन इसमें करते हैं इस सिंथेसिस विचारधारा में कि हमें प्रकृति और मानव इन दोनों का अध्ययन हमें प्रकृति की लिमिटेशंस में रहकर करना चाहिए। उसके पश्चात जो एलन चर्चिल सैंपल का जो विचारधारा है वह है डायनामिज्म। डायनामिज्म वाली जो अप्रोच है उसमें इस बात की चर्चा की गई है द स्टडी द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। इसके अंतर्गत जो देखा जाए तो यह विचारधारा जो है खासतौर से एलन चर्चिल सैंपल जो लेडी हैं वो यूएसए की हैं,
और इन्होंने अपने विचार में इस बात को कहा था, जो कि फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या भी हैं। मुख्य रूप से इन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखते हुए इस बात पर बल दिया कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो अध्ययन है हमें प्रकृति को प्रमुख रखते हुए करना चाहिए। यानी हम जितना भी अध्ययन करेंगे वह प्रकृति केंद्र में होगी और मानव उसके पेरिफेरी में होगा। और जितने भी जो कारक हैं उनका सेंटर पॉइंट केवल नेचर होगा, क्योंकि नेचर ही समस्त चीजों को प्रभावित करती है। अगर नेचर ने रिसोर्सेज नहीं दिए होते तो मानव किस तरह से अपना डेवलपमेंट कर पाता। और मानव अगर जो नेचर है हमें बेहतर क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड नहीं करवाती तो हम कैसे अपना विकास कर पाते, या फिर हमारा इवोल्यूशन ही आखिरकार क्यों हुआ, क्योंकि प्रकृति ने निरंतर बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो यह जो विचारधारा है डायनामिज्म, जो एलन चर्चिल से जुड़ी हुई विचारधारा है। एलन चर्चिल सैंपल इनका पूरा नाम है। फिर नेक्स्ट जो विचारधारा है वो पॉल विडाल क्लास, जिन्होंने पॉसिबिलिटी विचारधारा भी दी थी। इनका ये मानना है कि इंटर रिलेशनशिप्स जो सब्जेक्ट है, इंटर रिलेशन सब्जेक्ट का जो अध्ययन है हमें इंटर रिलेशनशिप के अंतर्गत करना चाहिए। इनका ये मानना था कि conception resulting from a more synthetic knowledge for the physical laws governing our earth and relationship between the living being which inhabited it। हमें जो प्रकृति का अध्ययन करना है वह हमें देखा जाए तो संभववाद प्रकृति में किस तरह से मानव अपनी क्षमताएं, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए, अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए वह प्रकृति में मानव जीवन को किस तरह से वह प्रभावित करता है, किस तरह के वो बदलाव लाता है। तमाम तरह के एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम देखेंगे कि प्रकृति में बहुत सारे मानव ने अपने हिसाब से चीजों को अल्टर किया है, चीजों को चेंज किया है। अगर हम देखें तो बहुत वीरान जंगल पड़े हुए थे, लेकिन मानव ने अपनी क्षमताओं के बूते अपने खुद के डेवलपमेंट वाले फेज में आगे बढ़ते हुए, अन्यथा मानव पहले जंगली जानवरों की तरह ही घूमता था, लेकिन साथ में उसने जब धीरे धीरे एक लाइफ में स्टेबिलिटी जब उसके आई और सबसे पहले आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार उसने किया, तो आज हम उसको देखते हैं तो आज हम कितना आगे बढ़ गए हैं। तो हमने हर चीज को पॉसिबल बनाया है, अन्यथा प्रकृति तो बहुत वीरान पड़ी हुई थी, इनका ये मानना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी डिकेट्स एंड स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। टेक्नोलॉजी किस तरह से मानव जो जीवन है उसको प्रभावित करते हुए प्रकृति और मानवीय संबंधों को किस तरह से प्रभावित करती है। जैसे कि हम देखेंगे कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन और हीट का जब से सबसे पहले जब मानव के कॉन्सेप्ट में ये पुट हुआ कि हम इस तरह से जो फ्रिक्शन करेंगे तो एक आग जलेगी। तो एक बेसिक सा स्किल था। आज तो हम देखा जाए तो माचिस का इस्तेमाल करते हुए आग को बहुत आसानी से जला सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप से जब ये आग का आविष्कार हुआ था तो ये मानव के लिए अपने आप में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक जनित करने वाली एक घटना थी। उसमें उसके पश्चात से आपने देखा कि एनर्जी सेक्टर को आज कहाँ तक वह पहुंच गया है। एनर्जी सेक्टर आज इस हद तक पहुंच गया है कि अगर एनर्जी में थोड़ा सा भी क्राइसिस आ जाए, फिलहाल जैसे ईरान वॉर चल रहा है, तो विभिन्न बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो इससे प्रभावित हैं। जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट में एक थोड़ा सा अ, एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, उसके पश्चात से हम देख सकते हैं कि हमारी एनर्जी जो सेक्टर है किस तरह से किस हद तक प्रभावित हुआ है। तो आप आग के आविष्कार से लेकर आज के मॉडर्न एरा तक आप देख सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी सेक्टर है वो किस तरह से आगे बढ़ता रहा है। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर, फिर उसके बाद में हमने सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स कॉन्करिंग डिजीज, और इसके पश्चात जो हमने ये खोज की कि मानव को कौन कौन सी बीमारियां प्रभावित कर सकती हैं। फिर हमने इसके बारे में जब आगे डिस्कस किया और बहुत सारा रिसर्च किया, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसेंटली एग्जांपल लें, जो कोविड महामारी है, प्रकृति में नित नई महामारी आती है। पहले प्लेग थी, फिर उसके बाद में हैजा थी, मलेरिया अपने आप में महामारी का रूप ले चुका था। तो हमने देखा जाए तो हमारे हेल्थ सेक्टर को हमने बहुत अच्छा किया। हमने बहुत सारे टीकाकरण इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, भारत सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है इम्यूनाइजेशन, आप सब जानते हैं। तो इनके तहत हमने डिजीज को कंट्रोल किया और पूरे विश्व समुदाय को हमने बचाया। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोविड को भी लें तो कितने हजारों लाखों लोगों की हमने, इवन करोड़ों लोगों की जीवन को हमने बचाया है। अन्यथा अगर हम हमारी स्किल का इस्तेमाल नहीं करते, हम देखा जाए तो डिजीज पे कंट्रोल नहीं करते, हम चेंजेस नहीं लाते, तो वह जो प्राकृतिक जनित जो वायरस था वो हमें देखा जाए तो पूरी मानव सभ्यता को भी एक बार खतरे में डाल सकता था। तो हमने इसको पॉसिबल बनाया। किस तरह से पॉसिबल बनाया?
हमने देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सारा काम किया है। अगर हम देखें तो लो टेक्नोलॉजी जो प्राइमेटिव सोसाइटी होती है, किस तरह से हम एडवांस सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरह से एक सभ्यता जो होती है, आदिम सभ्यता होती है, लेकिन धीरे धीरे चलकर वो अपने ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हुए, अपना स्किल डेवलपमेंट करते हुए, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, वह किसी अन्य सेक्टर में हो, तो किस तरह से वह सोसाइटी जो है एक तरह से रूरल इकोनॉमी की तरह होती है। रूरल में भी और ज्यादा पिछड़ी हुई इकोनॉमी होती है, लेकिन धीरे धीरे चलकर वह हायर टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन और एडवांस सोसाइटी के रूप में हमारे सामने विकसित होती है। और उसके पश्चात वो जो पूरे उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। हो सकता है आज के जो कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम 100% श्योर मान के चल रहे हैं, हो सकता है आने वाली सभ्यता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिंग वाले युग में आप देख रहे होंगे कि नित नई 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 खोजें हो रही हैं। बहुत सारे जो साइंस के पहले पुराने जो कॉन्सेप्ट थे, आज उसमें इतनी ज्यादा जो डेटा एफिशिएंसी आ गई है कि बहुत सारे लॉ को अब चेंज करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और परमाणु घड़ी के बारे में, तो परमाणु घड़ी के बहुत सारे जो सिद्धांत हैं आने वाले समय में बहुत माइक्रो लेवल पर जब स्टडी हम ये हो रही है और हम ये देख पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को हमें पुराने सिद्धांतों को जो उनके बिहाफ पे बने हुए हैं उनको चेंजेस करना पड़ेगा, ताकि हम और ज्यादा सूक्ष्मता से हमारा स्किल डेवलपमेंट कर पाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कि यहाँ पर जो लॉज हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं और डेवलपिंग फास्टर प्लेन की तरह बहुत आगे बढ़ता है। तो हमने देखा कि जिस तरह से हमने आग का आविष्कार किया, बहुत पहिए का आविष्कार किया, उस वक्त केवल स्पीड नहीं थी, बस वो इनोवेशन भर था। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि हवा से भी तेज गति के विमान हमने बना लिए हैं जो 5 मैक 6 मैक तक जाते हैं। यानी लड़ाकू विमान चाहे वो पूरी दुनिया में आप किसी भी कोने में विद इन 30 मिनट तो पहुंच ही सकते हैं। चाहे उनको 12,000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़े, तो भी अब विद इन 30 मिनट में ये पॉसिबल हो पाया है, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जैसे कि शुरुआती लेवल पर चर्चा की थी कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आखिरकार होता क्या है। अगर इसका हिंदी अनुवाद हम करें तो इसका मतलब होता है पर्यावरण निश्चयवाद। जैसे कि शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। निश्चयवाद का मतलब होता है जो पहले से ही डिटर्मिनिज्म है, यानी पहले से जो चीजें आपको दी गई हैं, नेचर ने आपको जो भी चीजें प्रोवाइड कराई है उन्हीं के हिसाब से उनके निमित्त रहते हुए अपना डेवलपमेंट करना है। प्रकृति के विरुद्ध किसी प्रकार से नहीं जाना है। तो ये प्रारंभिक लेवल की विचारधारा थी कि प्रकृति ने जहाँ पर जिस तरह की चीजें हमें प्रोवाइड करवाई हैं, साथ ही साथ हमें जो अध्ययन का क्षेत्र है वह भी ये रखना होगा कि प्रकृति केंद्र में होगी और मानव उसके परिफरी में होगा। यानी कहीं पर देखा जाए तो निश्चयवाद विचारधारा में जैसे जलवायु विशेषताओं का अध्ययन करना है, तो हमें पर्टिकुलर जलवायु विशेषताओं के आधार पर मानव जीवन को व्याख्यायित करना है। ऐसे ही देखा जाए तो हमें वहां पर धरातलीय विशेषताएं किस प्रकार की हैं, वहां पर लैंडफॉर्म किस तरह का है, तो उसके आधार पर हमें स्टडी करनी है कि लैंडफॉर्म किस हद तक प्रकृति के द्वारा जो निर्मित हैं वे मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी जितने भी उच्चावच हैं, रिलीफ्स हैं, प्रकृति प्रदत्त जितनी सारी चीजें हैं, चाहे पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, है ना, इवोल्यूशन, इन सब का जो अध्ययन है ये प्रकृति के अंतर्गत रहते हुए हमें करना है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ नेसेसिटी डेडिकेटेड डिकेट्स बाय नेचुरल फोर्सेस, डिकेट्स बाय नेचुरल फोर्सेस। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक जो केस स्टडी यहाँ पर दे रखी थी, किस तरह से एक जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, अबूझमाड़ क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश और जो झारखंड वाले जो रीजन है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो बॉर्डर रीजन है, यहाँ पर उसमें किस तरह से इंटर रिलेशनशिप रखते हुए एक जो व्यक्ति है उसका जीवन उससे प्रकृति से किस हद तक प्रभावित होता है, इसके बारे में दे रखा है। यानी कुल मिलाकर वह प्रकृति से अपनी आदत, व्यवहार, विचार, उसके डेली रूटीन किस तरह से डेवलप होता है और इस बात का पता चलता है। नेक्स्ट हम जो विचारधारा है वो है पॉसिबिलिज्म विचारधारा। पॉसिबिलिज्म जो विचारधारा है वो देखा जाए तो मानव को एक तरह से स्वतंत्रता प्रदान करती है कि वह अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से प्रकृति में कहीं पर भी चेंजेस ला सकता है। जैसे कि जैसे इस विचारधारा के जो मुख्य प्रवक्ता हैं
वो हैं पॉल विडाल ब्लास। पॉल विडाल ब्लास जो कि एक फ्रांसिस स्कूल की विचारधारा है, उनका ये मानना था। जबकि निश्चयवादी विचारधारा एक जर्मन स्कूल की विचारधारा है। जर्मन का मानना था कि प्रकृति कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और फ्रांसिस विचारधारा जो पॉल विडाल ब्लास की है, उनका ये मानना है कि प्रकृति महत्वपूर्ण ना होकर व्यक्ति कहीं अधिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रकृति ने देखा जाए तो बस मानव का इवोल्यूशन के तहत विकास तो कर दिया, लेकिन उसने अपने हिसाब से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। अन्यथा ये जो प्रकृति है, ये तो बहुत वीरान पड़ी हुई थी। ऐसी ऐसी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, बहुत सारे जंगल बीहड़ मौजूद थे, जंगली जानवर, सब जगह उनका प्रकोप था। तो आदमी ने अपने चीजों को किस तरह से प्रभावित किया कि वह इन जंगली जानवरों के बीच में भी सरवाइव करता हुआ आज देखा जाए तो मॉडर्न एरा तक पहुंच गया है। अपनी सोसाइटी को इतना ज्यादा फ्लरिश कर दिया है। जंगल अब छोटे होते जा रहे हैं, जबकि देखा जाए तो आज कंक्रीट के जंगल, या हम कहें अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये किस लिए संभव हो पाया? क्योंकि व्यक्ति ने ये माना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस विचारधारा का भी ये मानना है कि मानव कहीं पर भी रह सकता है, बस अपनी स्किल का वह इस्तेमाल करे। आज हमने देखा जाए तो अपने अंटार्कटिका में जो भारत का मैत्री जो बेस है, वहाँ पर रिसर्च सेंटर है, हमने माइनस 50-60 डिग्री टेम्परेचर में भी रहना सीख लिया है। सियाचिन ग्लेशियर पे हमारे जो सोल्जर हैं, वो अभी भी चाइना और पाकिस्तान से हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। कड़ाके की ठंड में भी वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से वो हमेशा इक्विप्ड रहते हैं, किस तरह से वह अपने को अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ढालते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं। दूसरे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो हमने देखा जाए तो अब इस तरह के जेट विमान तैयार कर लिए, इस तरह के रॉकेट तैयार कर लिए हैं कि अंतरिक्ष में भी देखा जाए तो हम पहुंच बना रहे हैं। तो ये किस लिए संभव हो पाया है? क्योंकि व्यक्ति ने माना कि हम हर चीज को संभव बना सकते हैं। और ये किस लिए हो पाया? क्योंकि मानव जीवन इन सबसे प्रभावित होता है। जितनी ज्यादा रिसर्च होगी हर एक फील्ड में, उतनी ज्यादा मानव जीवन को लाभ होगा। व्यक्ति जो अलग अलग डिजीज से प्रभावित होते हैं, हो सकता है आने वाले समय में रिसोर्सेज जब प्रकृति पर हमारी खास तौर से मदरलैंड जो अर्थ है इस पर अगर कम पड़ जाएंगे, तो वैज्ञानिक अभी से ही उनके मन में ये सवाल है कि हम रिसोर्सेज की खोज में अंतरिक्ष के विभिन्न जो ग्रह हैं उन पे जाना चाहिए। इसलिए जो नासा है या फिर हमारा जो इसरो है, ये निरंतर रिसर्च करता रहता है। चंद्रमा पर पानी की खोज मात्र से ये काम नहीं चलता कि किस तरह से कि वहां पर जिम्बो संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन उस मॉइस्चर से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या फ्यूचर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मानव बस्तियों को बसाया जा सके। तो इस तरह के आज भी रिसर्च जारी है। तो ये किस लिए पॉसिबल हो पाया? क्योंकि पॉसिबल विचारधारा यानी सब्जेक्ट में आपको किसी भी विचारधारा को इस तरह से समझ लेना है कि सब्जेक्ट का जो अप्रोच होगी, ये मुख्य रूप से इन विचारधाराओं पर ही टिकी हुई होगी। उसके आधार पर ही आगे डिस्कस इन पे हो पाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट की जो विषय वस्तु बनने के लिए मुख्य रूप से ये विचारधाराएं महत्वपूर्ण थी प्रारंभ में, और इन विचारधाराओं के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही सब्जेक्ट की विषय वस्तु यानी उसके चैप्टर्स डिसाइड होते हैं। और उन सब्जेक्ट की मूलभूत अप्रोच क्या होगी, ये सारी चीजें इनसे प्रभावित होती हैं। जैसे कि अगर हम अध्ययन करते हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी के बारे में, तो उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे हमने क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर लैंडफॉर्म्स के बारे में देखो, तो पूरे वर्ल्ड के बारे में हमने अध्ययन किया। यानी हमें देखा जाए तो निश्चयवाद प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों का भी हमें अध्ययन करना है। साथ ही साथ हमें देखा जाए तो मानव आधारित जो कि 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें जितना भी चैप्टर और यूनिट्स हैं, ये देखा जाए तो मानव संबंधों को किस तरह से प्रभावित करती है। भले ही इसका जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था से है, लेकिन हमें जटिल इकोनॉमिक साइंस में नहीं पढ़कर, ना फिर कॉमर्स में पढ़कर, हमें केवल उस हद तक अध्ययन करना है कि मानव जीवन में जो उसका इकोनॉमिक्स है, जो ये उसकी लाइफ स्टाइल है, या उसका जो अर्थतंत्र है, वो ज्योग्राफी से किस तरह से इम्पेक्टेड है। जैसे कि हम देखें, रिसेंटली एग्जांपल लें, अगर हॉर्मोज स्ट्रेट हमारे जो जीवन है उसको प्रभावित नहीं करता, तो किसी प्रकार से हमें दिक्कत ही नहीं थी। एनर्जी क्राइसिस इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हॉर्मोज स्ट्रेट के आसपास के जो देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, वहां पर डीजल पेट्रोलियम के बहुत भारी भंडार हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के चलते अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुंचना उनका आसान हो पाया है। क्योंकि पॉसिबिलिज्म के तहत वो बड़े बड़े जहाजों में हाईली टेक्नोलॉजी से उनको निकाल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया है, ताकि पूरे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस ना रहे और हर एक देश देखा जाए तो वो डेवलपमेंट करता जाए। इसके तहत हम देखते हैं एक केस स्टडी थी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जिसमें जो सब्जेक्ट था
जो था उसमें ये मानना था, जो इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक जो कॉरपोरेट जॉब करने वाला जो एक व्यक्ति होता है वो किस तरह से हर चीज उसकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, चाहे उसका सुबह अलार्मिंग से उठना, चाहे उसका म्यूजिक सुनना, या फिर वो अपने बस या फिर मेट्रो के माध्यम से अपने ऑफिस में जाता है, और किस तरह से वहां पर वह अपने अर्थ को मजबूत करते हुए और अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाते हुए वो फिर से घर लौट आता है। इसके बारे में उसमें बताया है किस तरह से व्यक्ति सुबह उठने से लेकर सोने तक का जो जर्नी है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, किसके चलते, टेक्नोलॉजी और मानवीय गुणों के चलते, जिसमें वह चेंजेस ला पाया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक नई विचारधारा जो थी, इन दोनों को एक तरह से समायोजित करते हुए एक नई विचारधारा डेवलप होती है, और इनमें एक लाइन खींचती है कि आप देखा जाए तो दोनों ही एक्सट्रीमिज्म विचारधाराएं हैं। एक्सट्रीमिज्म विचारधारा यानी अतिरेक वाली विचारधारा है, जिसमें प्रकृति को भी आपने बहुत ज्यादा महत्व दिया है एक विचारधारा के अंतर्गत, और एक विचारधारा के अंतर्गत आपने केवल मानव को महत्व दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यानी नवनिश्चयवाद वाली विचारधारा है, उसको ग्रिफिथ टेलर ने एक तरह से मध्यम वर्ग विचारधारा के रूप में बनाया, और उनका ये एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि रेड, एम्बर और ग्रीन लाइट के हिसाब से आपको डिसीजन लेने चाहिए, जैसे कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी, एक्नॉलेज एनवायरनमेंट, लिमिट्स, रेस्पॉन्ड एंड नेचर, रेड सिग्नल्स। इनका ये मानना था कि आपको अगर प्रकृति में से अगर संसाधन आपको लेने हैं, रिसोर्सेज, प्रकृति प्रदत्त जितनी सारी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है, चाहे वह पानी हो चाहे मिनरल्स हो, अगर आपको रेड सिग्नल दिख रहा हो, बहुत अति दौन है, पानी का जो स्तर है बहुत डार्क जोन में चला गया हो, या फिर कोयला और डीजल पेट्रोलियम लगभग खत्म होने की कगार पे है, नहीं वहां पर उन स्थानों पर एक तरह से रेड सिग्नल की अप्रोच के तहत आपको देखना चाहिए कि इन स्थानों पर आपको इन समस्त मानवीय गतिविधियों पर रोक लगा देनी चाहिए, जैसे कि एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती हैं उन पर सरकार का खासा फोकस रहता है उनको बचाने के लिए। तो एक जो संस्था है वह जारी करती है कि कौन कौन जो पक्षी हैं, पशु हैं, वो एंडेंजर्ड यानी खतरे की सीमा के आसपास पहुंच गए हैं, तो उनको फिर देखा जाए तो संरक्षण हेतु सरकारी बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, उनको कानूनन संरक्षण दिया जाता है। जैसे कि भारत में आप टाइगर जो है या शेर है उनका शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह भारत में एक तरह से कड़े जो वन कानून हैं उनसे बंधे हुए हैं, कि आप जो ये स्पीसीज है जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी बायोडायवर्सिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो शीर्ष स्थान पर आता है कि यह किस तरह से नेचर को बैलेंस करने के लिए स्पीसीज की हमें आवश्यकता है, तो हमें एक बैलेंस स्थापित करना चाहिए। तो इस तरह से रेड स्टॉप पे हमें रुकना चाहिए, भले ही जो आपकी नेसेसिटी हो, यानी उनसे बहुत ज़रूरी है आपको निष्कर्षण करना और उनसे रिसोर्सेज की प्राप्ति, या तमाम तरह के रिसोर्सेज को प्राप्त करना, तो हमें उस पर रोक लगानी चाहिए। अगला है एम्बर बॉक्स गेट सेट। इसका मतलब है कि प्रोसेस विद अटेंशन, एक्सेस एनवायरमेंटल बिफोर परसुइंग डेवलपमेंट। और आपको एक बार अगर वहां पर कई बार सोचना चाहिए, ऐसे स्थान जहां पर आपको लग रहा है कि प्रकृति का अगर हम दोहन करेंगे तो इसके दुष्परिणाम हमारे सामने ये आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो हिमालयन जो स्टेट हैं, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर है ना, इन इलाकों में जब पर्वतारोही जाते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम लें पर्यटन व्यवसाय, तो बहुत अच्छे से वहाँ पर फलता फूलता है, लेकिन हमने वो किसके लेवल पे, प्रकृति की जो हमने दोहन करके वहाँ पर हमने ऐसे ऐसे स्थानों पर रोड बना दिए हैं जहाँ पर अक्सर जो लैंड स्लाइडिंग वाली घटनाएं होती हैं, क्योंकि आप फिजिकल एनवायरनमेंट जो इंडियन ज्योग्राफी की किताब है 11th में, आप वहाँ पर पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो हिमालयन जोन है बहुत सेंसिटिव जोन है, तो आपको एक बार वहाँ पर डेवलपमेंट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि किस तरह से, किस हद तक हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन और अन्य प्रकार की गतिविधियों को महत्व देना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो आपको कम से कम रेड स्टॉप का मतलब है कि वहां पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, अन्यथा प्रकृति का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एम्बर बॉक्स में आपको ये सॉरी, एम्बर बॉक्स नहीं, एम्बर लाइट, एम्बर बॉक्स जो विचारधारा है वो इकोनॉमिक्स की है, सॉरी। एम्बर लाइट के माध्यम से आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिमिटेशंस क्या हैं, और इन लिमिटेशंस के आधार पर प्रकृति में आप क्या क्या बदलाव लाते हुए अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगला है ग्रीन, जो कि एक तरह से गो है, यानी स्टॉप
एंड गो डिटर्मिनिज्म जो विचारधारा है, क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद इन लिमिट दैट डू नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। आपको आपकी पॉसिबिलिटीज को आप एक तरह से साकार कीजिए। आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए सड़क निर्माण करना है। पहली बात तो हिमालयन रीजन में तो सड़क निर्माण की अनुमति प्रकृति देती नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी एक तरह से उनका इस्तेमाल करते हुए आपको फिर भी कहीं तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि मानवीय विकास भी तो इम्पोर्टेंट है। केवल प्रकृति प्रकृति को बचाना इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ साथ एक तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी सर्वाइव करने के लिए तमाम तरह के आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पर काम करने पड़ेंगे। वहीं हम ग्रीन लाइट है, इससे हम ये सीखते हैं कि आपको प्रकृति की गोद में रहते हुए आपको उस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने चाहिए जहां पर प्रकृति आपको एक तरह से ग्रीन सिग्नल देती है। लेकिन ग्रीन सिग्नल का ये मतलब नहीं है कि अब हमें बिल्कुल व्यापक तरीके से प्रकृति में चेंजेस लाने चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल अगर के तौर पे हम लें, तो हम ये देखेंगे कि मान लीजिए किसी पावर प्रोजेक्ट को हमें बनाना है, तो हमें उस पूरे जो जंगल है वह डूब क्षेत्र में आ जाएगा। अगर पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो कि खास तौर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वहां पर एक बड़ा बांध बनाना पड़ेगा, पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा, जो नदी वहां से बहती है उसको रोकना पड़ेगा। तो उसके देखा जाए तो जो बड़ा जो वाटर बॉडी बनेगी, रिजर्वायर बनेगा, तो वह व्यापक स्तर पर उसका जल का फैलाव होगा। जल का फैलाव होगा तो जंगल के नियर बाई जो क्षेत्र हैं वहां पर वो डूब क्षेत्र में आएंगे। डूब क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारी जंगली जो स्पीसीज है उनको प्रॉब्लम होगी। साथ साथ आसपास रहने वाले ग्रामीण या आदिवासी लोग हैं जो उन जंगलों के आसपास रहते हैं, या फिर देखा जाए तो नदी के बीच में पुल एक तरह से टापू बनाकर टापू में वह रहते हैं, वहां पर वह डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें ऐसे स्थानों पर हमें एक बार सोचना पड़ेगा, या फिर हमें उन्हें वैकल्पिक व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी कि हमें किस हद तक उसमें चेंजेस लाने चाहिए। जैसे कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, लेकिन उनको बहुत अच्छी तरह से उनको विस्थापित कीजिए। साथ ही साथ जहाँ जंगल का विदोहन हो रहा है, दूसरी जगह ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्रकृति अलाउ करती है, वहाँ पर व्यापक मात्रा में हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। या फिर हमें रिसोर्सेज इस तरह के, जैसे हम आज के संदर्भ में देखते हैं, तो जब हम डीजल पेट्रोलियम खनिजों का जब व्यापक तौर पर हमें दोहन प्रारंभ किया है, तब से सोलर टेक्नोलॉजी या ईवी टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से हमें प्रकृति के जो नुकसान है उससे हम काफ़ी हद तक हम प्रकृति को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं सिंथेसाइजिंग द थ्री पैराडाइम ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप्स। जो तीन पैराडाइम, जो जस्ट पैराडाइम का मतलब होता है इस तरह का एक विचार का, विचारधाराओं का एक समूह, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसके बारे में हमने देखा। पॉसिबिलिज्म के बारे में हमने देखा। न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में हमने देखा। तो हम इन पैराडाइम जो हमने अध्ययन किया है, अप्रोचेज को हमने जाना है, इनमें हम देखेंगे कि इनकी कोर फिलोसॉफी क्या थी। हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका नेचर डेडिकेट था और ह्यूमन एक्शन इसमें जो था उनसे प्रकृति के बंधे हुए नेचर में करना है। और ह्यूमन कंकर नेचर, और किस तरह से पॉसिबिलिटीज विचारधारा में हमने देखा कि मानव जो है प्रकृति को कॉन्कर कर सकता है, उसमें चेंजेस ला सकता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं नियो डिटर्मिनिज्म विचारधारा के अंतर्गत, तो हम देखेंगे कि ह्यूमन कॉन्कर नेचर बाय ओब्लेइंग इट, यानी प्रकृति की एक तरह से वह आज्ञा मानते हुए वह आगे बढ़ेगा। प्रकृति के जो बने बनाए प्राकृतिक नियम है उसके अंतर्गत ही वह अपने डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स स्थापित करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, तो कंप्लीट नेसेसिटी पे फोकस है, एब्सोल्यूट फ्रीडम पे फोकस है। वहीं इसमें स्टॉप एंड गो यानी बैलेंस अप पे फोकस है, किसमें? न्यू डिटरमिनिज्म में। वहीं अगर हम देखें टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, लॉ और प्राइमेटिव किस्म की यहाँ पर टेक्नोलॉजी थी, किसमें? पर्यावरण निश्चयवाद में, जिसको हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या ओनली डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। वहीं हाईली एडवांस लेवल पे हमने बात की, किसमें? पॉसिबिलिज्म में। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिए थे किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पे हम आज इतने आगे बढ़ रहे हैं कि एआई का युग आ गया है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, नित नई खोजें हो रही हैं। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में इतने सारे जो नए खोज स्थापित किए गए। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़े। जेट विमान जो टेक्नोलॉजी है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की देन है।
तो किस तरह से हमने तेजी से डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, वहीं हम रेगुलेटेड और सस्टेनेबल मैनर में हमें काम करने का जो विचार मिलता है किस पैराडाइम में मिलता है, तो वो नियो डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत मिलता है। एनवायरमेंटल जो रिजल्ट है इसके क्या क्या होता है, टोटल हार्मनी रहती है, वनरेबिलिटी रहती है, यानी आदिवासी जो लोग हैं आज भी प्रकृति के पूजक होते हैं। वो उसमें किसी प्रकार के अगर वो वृक्षों को काम में भी लेते हैं तो उनको प्रकृति जैसे लकड़ी वगैरह काम में लेते हैं, उनके लिए वो पेड़ नहीं काटते, वो इंतजार करते हैं कब कोई पेड़ सूखेगा तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब प्रकृति पूजक ऐसी प्रजातियां, ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी प्रकृति में रहते हुए उनको बिना किसी नुकसान पहुंचाते हुए उस जंगलों की पूजा तक करती हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड में इस तरह के एग्जाम्पल हैं। राजस्थान में भी अगर हम देखें तो विश्नोई कम्युनिटी है, वो आज भी खेजड़ी के वृक्ष को बचाने में लगी हुई है। वास्ट इम्प्रिंट एंड डिग्रेडेशन, पॉसिबिलिज्म का देखा जाए तो एनवायरमेंटल रिजल्ट क्या होता है, तो वास्ट डिग्रेडेशन होता है, व्यापक स्तर पर वस्तुलीकरण बढ़ता है। जैसे कि पॉसिबिलिज्म में इंदिरा गांधी नहर का हम एग्जांपल लें तो इंदिरा गांधी कैनाल पे हमने हिमालय के ताज़ा पानी को तो हम नहर बनाकर ले आए, ठीक है, नहर बनाकर ले आए, लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के चलते देखा जाए तो व्यापक स्तर पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ावा मिला है। आज आप देखते हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में तो अब बारिश होने लग रही है, लेकिन पूर्वी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वह अब प्रभावित होने लगा है। वहाँ पर बारिश की जो मात्रा है काफ़ी कम हो गई है, जबकि पश्चिमी रेगिस्तान में पहले बारिश नहीं होती थी, तो आज वहाँ पर बारिश हो रही है। यानी इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है, जो सूखा क्षेत्र था वहाँ पर बारिश हो रही है, और जो आर्द्रता यानी नमी युक्त क्षेत्र था आज वहाँ पर देखा जाए तो रेगिस्तानों जैसे हालात है, हाई टेम्परेचर रहता है, गर्मियों के दिनों में 48 से 50 डिग्री तक वहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है, जो अपने आप में भयावह स्थिति है। यानी एक तरफ हमने पॉसिबिलिटीज तो की, लेकिन उस पॉसिबिलिटीज के रेपरकेशंस यानी उसके अधिप्रभाव जो हैं हमारे मानव जीवन पर, यानी दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन पर किस हद तक पड़ा है। दूसरा हम एग्जाम्पल इंटरनेशनल लेवल पे दें तो देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जो इम्पैक्ट है ये पूरी पृथ्वी पर अब जो फिलहाल 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो बढ़ा है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो हमारी पूरी की पूरी सभ्यता है उसके लिए अपने आप में एक खतरा साबित होगा। और इसके रिजल्ट हम देख रहे हैं हाई टेम्परेचर के बिहाफ पे, या फिर असमय होने वाली बारिश, ओलावृष्टि, इन सब के रूप में। डेवलपमेंट विद इन नेचर लिमिट्स, जो न्यू डिटरमिनिज्म जो विचारधारा है ये सबसे बेस्ट विचारधारा है, जो कि प्रकृति के दृष्टिकोण को मानते हुए और मानवीय प्रभाव को मानते हुए एक बीच में एक मध्यम वर्गीय विचारधारा प्रस्तुत करती है कि हमें प्रकृति के गोद में रहते हुए हमें प्रकृति की साथ साथ पूजा भी करते हुए हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। साथ ही साथ हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करना है, हमें नए नए प्रोजेक्ट भी लाने हैं, लेकिन किस तरह से, जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है, जब रेड सिग्नल होता है तो हमें रुकने की परमिशन होती है वहां पर कि आपको रुकना पड़ेगा। जैसे ही वहां पर ऑरेंज लाइट हो जाती है इसका मतलब कहीं कोई इतनी व्यापक दिक्कत नहीं है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन ग्रीन लाइट होते ही आप तेजी से दौड़ सकते हैं। ये एक विचार था जो कि गिलफर्ड टेलर ने दिया। वहीं अगर हम बात करते हैं अर्ली ज्योग्राफिकल थॉट इवॉल्व फ्रॉम एक्सप्लोरेशन टू एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, जो एक विचार के रूप में इसने काफ़ी एक लंबी यात्रा यहाँ पर की है, कि किस तरह से वहाँ पर जो स्टेप्स बाय स्टेप हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, जो एक्सप्लोरेशन यानी खोज और अन्वेषण को लेकर प्रारंभिक दौर शुरू हुआ था इस सब्जेक्ट की विचारधारा को लेकर, वहीं अगर हम बात करते हैं आज इसकी अप्रोच में एरियल डिफरेंशिएशन आ गया है। एरियल डिफरेंशिएशन इट मीन हम हर एक क्षेत्र को महत्व देंगे, साथ ही साथ हम परस्पर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन मानव जीवन के लिए बहुत बेहतर प्लेस है और कौन उतना प्रभावी नहीं है। तो हम पर्टिकुलर एरियल डिफरेंशिएशन से इस बात को निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बेटर हैं, कहाँ पर देखा जाए तो मानव के रहने के लिए बहुत अच्छी लैंडफॉर्म्स हैं, कहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, मिनरल्स बहुत अच्छे हैं। तो तमाम तरह के एरियल डिफरेंशिएशन के आधार पर आज हम पूरे विषय वस्तु का जो अध्ययन हम करते हैं वो इन्हीं आधार पर करते हैं, एरियल डिफरेंशिएशन के आधार पर। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो अर्ली कॉलोनियल जो पीरियड था उसमें किस तरह का जो प्रारंभिक शुरुआत यहाँ पर हुई थी आप देख सकते हैं। अर्ली कॉलोनियल पीरियड में सबसे पहले एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन पर खास तौर से फोकस किया गया था, यानी व्यापक मात्रा में व्यापक तादाद में समुद्री यात्राएं की जाती थी, और निरंतर वहाँ के जो राजा जो होते थे खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज के, वो इस बात पर बल देते थे कि अपने जो सेनाध्यक्ष हैं
या फिर उनके जो व्यापारी हैं उनको विभिन्न समुद्र यात्राओं के लिए फंडिंग भी करते थे कि आप नए प्लेसेस तलाशिए जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिलेंगे ताकि हमारे लोगों को हम बेटर लाइफस्टाइल दे पाएं। तो देखिए, तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में जो कि स्टेप फर्स्ट है, इसकी अप्रोच क्या थी? एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन, यानी वो यात्राएं करते और उनके बारे में विवरण लिखते थे। और उसके बाद में ड्राइव्ड एम्पेरिकल एंड ट्रेड इंटरेस्ट, फोकस ऑन एनसाइक्लोपीडिया एंड डिस्क्रिप्शन न्यूली डिस्कवर्ड एरिया, और उनका खास तौर से फोकस होता था किसी एरिया के बारे में एक तरह से व्याख्या करना कि वहां पर ये चीजें हैं, ये चीजें इस प्रकार है। इसी संदर्भ में नए नए देशों की खोज होती है, जैसे कि भारत की खोज किसने की? आपको पता होना चाहिए कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, खासतौर से यूरोपियन पर्सपेक्टिव में, जबकि भारत तो अपने जगह पर बहुत एग्जिस्ट कर रहा था और ये सिविलाइज थी जब तक कोलंबस ने इसको नहीं खोजा। तो उससे पहले भी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में हमें लोग जानते थे। व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से हम काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से व्यापक मात्रा में उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत ऐसी सभ्यता है जहाँ पर बहुत सारे धनवान और बहुत सारे जो सोसाइटी है उसमें सोने की चिड़िया उसको कहा जाता है। तो वो यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ पर वहाँ का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी एक अच्छी फ्लरिश और शानदार सोसाइटीज़ है। और वहाँ पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर से ही वह सोसाइटी काफ़ी रिच रही है। वहीं हम लेटर कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो इसमें रीजनल एनालिसिस पे फोकस किया गया था, यानी दो क्षेत्र हैं उसे हमें एनालिसिस करना होगा। एलोबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन्स बेस्ड ऑन द आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ टोटलिटी लेट्स अंडरस्टैंडिंग द होल अर्थ। और हमें पर्टिकुलर पूरी जो विश्व का जो अध्ययन करना पड़ेगा वो अध्ययन करना होगा हमें रीजनल एनालिसिस के आधार पर, यानी प्रादेशिक विभिन्नताएं क्या हैं इसके आधार पर हमें उनका अध्ययन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो अप्रोच थी वो थी एरियल डिफरेंशिएशन, यानी रीजनल एनालिसिस के पश्चात जो अगली जो विचारधारा, अगली जो अप्रोच जो थी अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण है, यानी किसी भी विषय कहें या उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड कहें तो वो किन किन यात्राओं से होकर गुजरा था, तो वह कहलाती है अप्रोच कि किस किस कालखंड में क्या क्या विचार थे उसमें कि वो रिसर्च की तरह से आगे बढ़ पाया और आज हम वर्तमान संदर्भ में किसी सब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो ये चीजें आखिरकार इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है और उनमें कौन कौन सी अप्रोचेज किस कालखंड में क्या थी, तो इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें था इंटर वॉर पीरियड जो कि 1930 के आसपास का था, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 18 तक जो चला, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में एरियल डिफरेंशिएशन पे फोकस था। फोकस शिफ्टेड टू आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक यूनिकनेस एनी रीजन, यानी स्पेसिफिक यूनिकनेस पे फोकस किया जा रहा था पर्टिकुलर किसी रीजन में। अभी तक तो देखा जाए तो पर्टिकुलर हम नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रहे थे, देख रहे थे, रीजन्स को देख रहे थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार बहुत तेजी से पूरी दुनिया के डायनामिक्स को चेंज कर रहा था। विभिन्न देश जो है वो बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे थे। तो फिर एक नई जो शुरुआत होती है, क्योंकि मरता क्या ना करता, ये विचारधाराएं तभी डेवलप होती हैं एक तरह से अलग अलग कालखंड में, और इनकी विषय वस्तु इस आधार पर बदलती रहती है कि अब हमें आखिरकार अब कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर वो सारा विचार चेंज होता है। यानी देश काल परिस्थिति में जो पहले आपकी विचारधारा थी वो अब बदल जाती है। आगे चलकर एरियल डिफरेंशिएशन के माध्यम से वो डिफरेंट फ्रॉम अदर, उन खास तौर से वो देखा जाए तो दूसरे इलाकों से किस प्रकार रिसोर्सेज के मायने में कौन सा क्षेत्र अलग है, कहाँ पर रिच मिनरल्स हैं, कहाँ पर पर्टिकुलर रेयर मिनरल्स मिलते हैं, इनके आधार पर जो डिस्कशन जो था भूगोलवेताओं का वो एरियल डिफरेंशिएशन के आधार पर होने लगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मॉडर्न ज्योग्राफी जो शिफ्टेड थ्रू क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इनटू पोस्ट मॉडर्निज्म, वहीं अगर हम बात देखते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का मतलब था, आप स्टूडेंट खास तौर से इस बात पर हमेशा गौर करते रहें कि ये जो कीवर्ड्स आते हैं यही सब्जेक्ट का असली नॉलेज है। ये जो कीवर्ड्स हैं अगर आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाते हैं तब आप उनका क्वेश्चन बहुत आसानी से एलोबरेट कर सकते हैं, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आती है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखें, अपने आसपास के जो एग्जाम्पल हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरनेशनल भी वही है, वही विषय वस्तु है, इंडिया में भी वही है। और अगर हम लोकल आपके गांव देहात के बारे में भी आप एग्जांपल लेंगे तो ज्योग्राफी कभी नहीं बदलती। ठीक है, इतिहास देखा जाए तो हर एक रीजन का अलग अलग हो सकता है। साइंस और ज्योग्राफी
इस दुनिया में सब जगह एक जैसे रहेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन का क्या इम्पैक्ट है, वो सब जगह एक जैसे रहेंगे, है ना। रिसोर्सेज का क्या इम्पैक्ट है, वो सब एक जैसे रहेंगे, है ना। लैंडफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट है, सॉइल का क्या इम्पैक्ट है, ये तमाम तरह की, वाटर का क्या इम्पैक्ट है, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं पूरे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं। तो चलिए हम मॉडर्न ज्योग्राफी जो कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, खास तौर से जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के पश्चात देखा जाए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस बात पर फोकस कर रही थी कि हमें जो अध्ययन का जो केंद्र है वो अब जनरलाइजेशन या फिर हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी तक नहीं रहेंगे। ये देखा जाए तो हमें अब सब्जेक्ट को जो है वो थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट से अलग करते हुए उसकी विषय वस्तु को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्पेसिफाई करने के लिए हमें थोड़े गणितीय सूत्रों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो कि गणितीय क्रांति कह सकते हैं, हम ज्यामितीय क्रांति कह सकते हैं, इन पर खासा फोकस किया गया था। फोर्थ स्टेप में खासतौर से 1950 से 60 तक का जो समय है इस कालखंड में, तो इसमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, खास तौर से इसमें इसका जो थ्रस्ट था marked by computer, sophisticated statistics, applying law, फिजिक्स, आइडेंटिफाइंग मैपिंग पैटर्न ह्यूमन एक्टिविटीज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब स्पेसिफिक चीजों की तरफ आगे हम बढ़ रहे थे। पर्टिकुलर हमारे जो सिद्धांत थे जो कि पहले डिस्क्रिप्शन पर आधारित थे, उनको अब स्पेसिफिकेशन की तरफ हम आगे उनमें बढ़ रहे थे। खासतौर से क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के पश्चात इस तरह के गणितीय सॉफ्टवेयर बनाए गए। एरियल डिफरेंशिएशन का भी हम अध्ययन करने लगे, तो दो क्षेत्रों का एक पर्टिकुलर एनालिसिस करके हमें डेटा शीट तैयार की गई और कंप्यूटर क्रांति के बिहाफ पे हम उसका अंतर कर पाए। नेक्स्ट स्टेप था वो था 1970 के इमरजेंस ऑफ न्यू स्कूल। यानी स्कूल का मतलब आपको ये समझना है कि स्कूल का मतलब होता है एक विचार, और बहुत सारे जो स्कॉलर्स जो उसमें जो उनके विचारों को मानते हैं, तो वो पर्टिकुलर उस विचारधारा के स्कूल कहलाता है, यानी उस विचारधारा के स्कूल कहलाते हैं। जैसे कि जर्मन स्कूल है, इंडियन स्कूल है, जिसमें भारतीय विचारधाराओं वाले जो दर्शन परंपरा है, जैसे कि आर्यभट्ट है, वो भारतीय थे, उनको खगोल का बहुत अच्छा ज्ञान था, है ना। ये सब चीज़ों का और जैसे यूरोपियन स्कूल में खासतौर से इंग्लैंड स्कूल है, फ्रांस स्कूल है, जर्मनी स्कूल है, अमेरिकन स्कूल है, इनका सबका अपना अपना विचारधाराओं को लेकर परस्पर डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। डीप डीप discontentment with dehumanized quantitative manner geography led new school making the field relevant socio-political reality। अब देखा जाए तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में भी जो हम कंप्यूटर का अध्ययन करते हुए इस ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट में भी गणितीय सूत्रों का अब बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन इसके पश्चात इस बात का अंदाजा लगाया गया कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के लिए देखा जाए तो स्टैटिक्स या साइंस के और सब्जेक्ट ही बहुत हैं। ज्योग्राफी को किस तरह से पढ़ा जाए, तो उनका ये मानना था कि हम देखा जाए तो एक तरह से डिसकॉन्टेंटमेंट की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, और खास तौर से हमें न्यू स्कूल यानी नई विचारधारा की तरफ हमें आगे बढ़ते हुए सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी के आधार पर ज्योग्राफी का अध्ययन करना पड़ेगा। तभी तो देखा जाए तो आपकी ज्योग्राफी की जो दूसरी बुक है 12th क्लास में, वो देखा जाए तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है। वो इसलिए है कि हमने देखा जाए तो इस बात को लेकर व्यापक चर्चाएं की कि सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी पे हमें फोकस करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पुरानी चीज़ों को आप पूरी तरह से रिमूव कर दें। जैसे कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर या स्टैटिक्स की अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के अंतर्गत, तो आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं कि आपका एक जो तीसरी बुक है वो प्रायोगिक भूगोल के रूप में आप उसका अध्ययन करते हैं, उसमें बहुत सारे स्टैटिक्स के सूत्र हैं। 11th क्लास की ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में आपने देखा है कि किस तरह से मैपिंग बनाए जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी हमने शामिल किया, लेकिन एक बैलेंस स्थापित करते हुए शामिल किया गया। वहीं हम 90s वाली जो अप्रोच, जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाली जो अप्रोच थी, उसका थ्रस्ट ये था क्वेश्चनिंग ग्रेट जनरलाइजेशन एंड यूनिवर्स थ्योरीज एम्फसाइजिंग क्रिटिकल इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट इन द ओवरराइट। और पर्टिकुलर हमें जो स्थानीय विशेषताओं को बल देते हुए वहाँ का लोकल क्या विशेषताएं प्रकृति से किस तरह से प्रभावित होती हैं, उस तरह से हमें अध्ययन करना पड़ेगा। यानी हमें हर एक अध्ययन का सम्मान करना पड़ेगा। हमें पर्टिकुलर मेन कुछ एक सिद्धांतों के तहत अध्ययन ना कर इस सब्जेक्ट का रीजनल अप्रोच विकसित करनी होगी, प्रादेशिक अध्ययन पर बल देना होगा। इसके पश्चात देखा जाए तो रीजनल अप्रोच डेवलप होती है सब्जेक्ट में, फिर हम एशिया का भूगोल पढ़ते हैं, अफ्रीका का भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही रहता है, मूलभूत सिद्धांत वो रहता है, लेकिन सब्जेक्ट अप्रोच देश काल परिस्थिति में किस तरह से चेंजेस हो जाती है। तो हमने ये टोटल 6 स्टेप में इसको देखा। वहीं हम देखें 1970s वाला जो बर्थ एट थ्री न्यू स्कूल ऑफ रीह्यूमनाइज्ड ज्योग्राफिकल स्टडी, किस तरह से हम ये स्टडी करते हैं, तो वेलफेयर
ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो थी उसका जो फोकस था डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल, खासतौर से ह्यूमनिस्टिक जो कि मानवता आधारित जो स्टडी थी उसका ये बल था कि हमें वेलफेयर अप्रोच यानी मानव कल्याणवादी विचारधारा पर बल देना चाहिए। तो हमने उसी विषय वस्तु को आगे बल दिया। तो हमने हाउसिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों पे हमने फोकस किया। रेडिकल स्कूल जो था जो कि अतिवादी विचारधारा वाले लोग थे, एम्प्लॉइंग मार्क्सियन थ्योरी एक्सप्लेन कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम। तो मार्क्सिस्ट विचारधारा का ये मानना था कि सोशल प्रॉब्लम की जो जड़ है वह देखा जाए तो गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो सोशल प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। तो हमें इस खाई को मिटाना होगा। तो ये मार्क्सिस्ट विचारधारा है। तो उनका मेन जो वेरिएबल्स थे इसके, दो बेसिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। अगर कैपिटलिज्म तेजी से बढ़ता रहा तो ये खाई बढ़ती जाएगी, अमीर और ज्यादा अमीर होते जाएंगे जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाएंगे। तो हमें वेलफेयरिज्म वाली जो अप्रोच है इसको बल देना चाहिए और ह्यूमैनिटी स्कूल पे बल देना चाहिए, यानी जो मानव जीवन को प्रभावित करने वाले जो मूलभूत कारक हैं उनको आपको रेगुलेट और वहां पर इम्प्लीमेंट उनको करना चाहिए। वहीं हम बिहेवियरल स्कूल की बात करते हैं जो कि खासतौर से व्यवहारवादी विचारधारा यानी व्यवहारवादी भूगोल थी। फोकस एम्फसाइजिंग लिविंग एक्सपीरियंस एंड पार्टिसिपेशन, सॉरी परसेप्शन ऑफ स्पेस। वहाँ लोगों का किस तरह से परसेप्शन है, वहाँ का पर्टिकुलर रहने वाले लोग किस प्रकार के हैं। जैसे देखा जाए छत्तीसगढ़ झारखंड में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके विचार अलग हो सकते हैं। राजस्थान में रहने वाली जो आदिवासी कम्युनिटी उनके विचार अलग हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन कितना डेवलप कर पाया है, कौन अपने आप को अभी भी आदिम समाज में रखे हुए है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। जैसे चाइना की विचारधारा हमसे काफ़ी अलग है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो हमारी विचारधारा काफ़ी अलग है। तो हमारी जो बिहेवियरल स्कूल है इस बात पर अध्ययन करती है कि पर्टिकुलर किसी रीजन की स्टडी हमें वहाँ की बिहेवियरल कंडीशन के आधार पर करनी चाहिए कि वहाँ पर लोगों का आचार विचार किस तरह का है और उनके रहन सहन के जो कारक जो हैं उसके लिए मुख्य भूमिका में क्या चीज़ें रहती हैं, तो उसके आधार पर अध्ययन करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की जो कि अदर सेंट्रल नॉट सोशल पॉलिटिकल सिस्टर डिसिप्लिन के बारे में हम बात करते हैं, तो हम देखा जाए तो ज्योग्राफी का जो अंतर संबंध है यानी विषय का क्षेत्र कितना व्यापक है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी या फिर हम इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है सब्जेक्ट की वो किस तरह से व्यापक है। तो आप देख सकते हैं मिलिट्री ज्योग्राफी यानी सैन्य भूगोल के बारे में हम देखते हैं। जब आप आगे हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे तो आपको पर्टिकुलर इनके बारे में देखने को मिलेगा। इसका जो मिलिट्री साइंस है वो कोर तो वहाँ सीखी जाती है लेकिन हमें मिलिट्री ज्योग्राफी यहाँ इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम जान पाएं कि वो लैंडफॉर्म्स हैं उनके आधार पर किस तरह के, या फिर लोकेशन के आधार पर यानी स्पेशल एनालिसिस के आधार पर हम ये देख पाएं कि कौन सा कंट्री सैन्य ताकत रखता है और कौन सा कंट्री सैन्य ताकत नहीं रखता है, यानी कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको फेवरेबल बनाती है। वही हम देखा जाए तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी यानी हम जिसको हम चुनाव भूगोल कहते हैं वो किस हद तक प्रभावित होती है इसका हम अध्ययन करते हैं। वहीं हम देखा जाए तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, क्योंकि पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, पॉलिटिकल बिहेवियरल हैं, वो भी देखा जाए तो ज्योग्राफी से प्रभावित होते हैं। वहीं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को बनने से पहले ज्योग्राफी हमारी मौजूद थी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उसका जो अध्ययन करने की जो बुनियाद है वो प्रकृति है, उसके आधार पर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन अगर हम करें तो भले ही वो हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन हम ये जान पाएंगे नदी घाटी सभ्यताएं जो कि ज्योग्राफी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं वहीं पर ये सभ्यताएं डेवलप क्यों कर पाई, अन्य क्षेत्रों में क्यों डेवलप नहीं कर पाई, इन सब चीजों को देखेंगे। कल्चरल ज्योग्राफी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि किसी भी रीजन की कल्चर, अगर जैसे राजस्थान के बारे में देखते हैं तो मारवाड़ और मेवाड़ का कल्चर, जबकि बहुत ज्यादा दूर ये प्लेसेस नहीं है, वहीं अगर हम देखें कि नॉर्थ राजस्थान, इन दोनों की कल्चरल एक्टिविटीज काफी अलग है, खान पान काफी अलग है, रहन सहन काफी अलग है। भाषाएं तो भारत देखा जाए तो और राजस्थान और भी अजायब घर है। बहुत छोटी थोड़ी थोड़ी प्लेसेस पे बोली भाषाएं बदल जाती हैं, खान पान बदल जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो कितना व्यापक है। ज्योग्राफिकल सोशल वेलबिंग इसकी स्टडी यहाँ पर होती है। बिहेवियरल ज्योग्राफी जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। सोशल ज्योग्राफी जो कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन हम सोसाइटी किस तरह से ज्योग्राफिकल जो पॉइंट्स हैं उनसे किस तरह से प्रभावित होती है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया है कि रेगिस्तानों में रहने वाली सोसाइटीज़ हैं या फिर मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली सोसाइटी है, इन दोनों के विचारधाराओं को लेकर काफ़ी अंतर होता है। दोनों का जो समुदाय है उनमें काफ़ी अंतर होता है। तो आप ये देख सकते हैं।
वहीं हम इकोनॉमिक सेटलमेंट और सब फील्ड ऑफ ब्रिजेज ऑफ ज्योग्राफी विद स्ट्रक्चरल प्लानिंग अगर हम देखें तो इस तरह से ये अन्य जो सब्जेक्ट हैं इनसे जुड़ी हुई है, जैसे अर्बन ज्योग्राफी है, शहरी भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, ज्योग्राफिकल टूरिज्म है, ज्योग्राफी मार्केटिंग है, ज्योग्राफी इंडस्ट्रीज है, ज्योग्राफी एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, इकोनॉमी, सेटलमेंट, पॉपुलेशन। देखा जाए तो इनके सबके एक एक जो चैप्टर है आपके इसमें बुक है, इसमें आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनके बारे में देखेंगे निरंतर। हमें इस एनसीईआरटी वाली जो सीरीज है इसको कंप्लीट करेंगे और एक एक चीज को बहुत डिटेल आउट करते हुए समझेंगे। हमें केवल अध्ययन का स्तर, हमें ऑब्जेक्टिव मात्र नहीं रहना चाहिए, हमें बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। उसके पश्चात हमें आंसरिंग पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ज्योग्राफी फंक्शन एज ए कंटिन्यूअस फीडबैक लूप बिटवीन नेचर लॉ एंड ह्यूमन इनोवेशन। वही जैसे कि हम बात करते हुए आए हैं कि अगर आप ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो एक पर्टिकुलर एक लूप के अंतर्गत आप उसका अध्ययन करते हैं। यानी हम देखें तो इसको हम यहाँ समझते हैं। नॉड फर्स्ट है, नॉड फर्स्ट का मतलब यहाँ पर यह है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ, इसका मतलब यह है कि ये विचारधारा कौन सी है, आप बताने का प्रयास कीजिए। यह विचारधारा देखा जाए तो कौन सी है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी प्रकृति तय करती है। उसके पश्चात अगर हम बात करते हैं नॉट टू की, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एज ए कैटलिस्टिक, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से मानव ने उस प्रकृति में काफी चेंजेस वह ला पाया है। वहीं अगर हम थर्ड के बारे में बात करते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, है ना। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब है कि हमने देखा जाए तो प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है। यानी हमने किसको महत्व दिया है, पॉसिबिलिज्म को महत्व दिया है, कि हमने प्रकृति का भी मानवीकरण कर दिया है। यानी प्रकृति को कम महत्व देते हुए हमने हमारी स्किल को ज्यादा महत्व दिया है। तो क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज एंड इम्प्रिंट्स, और हमने तमाम तरह की पॉसिबिलिटीज क्रिएट की हैं, हमने एग्जाम्पल दिए हैं आपको। वहीं हम फोर्थ जो नोड है इसके बारे में हम देखते हैं तो एनवायरमेंटल फीडबैक है, नेचर सिग्नल एंड लिमिट्स। नेचर अब आपको इंडिकेट करने लग जाती है, जैसे कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी या फिर बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, तो ये इंडिकेशन था कि आप डेवलपमेंट को अपनी हद में रहते हुए कीजिए, अन्यथा जो हिमालयन रीजन है ये बहुत सेंसिटिव रीजन है, यहाँ पर इस तरह की व्यापक आपदाएं आने का खतरा निरंतर मंडराता रहेगा अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें इंटरवीन करते हैं। नेक्स्ट नोड 5 है अडप्टेशन एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। कहने का तात्पर्य है कि ये पूरा जो लूप है, जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं वहीं अंत तक फिर से हम ना पहुंच जाएं, इसके चलते हमें कुछ प्राकृतिक सिद्धांतों पर महत्व करते हुए हमें खुद के मानवीय सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। इस आधार पर हमें न्यू डिटर्मिनिज्म वाली विचारधारा को एक मीडियम विचार, जो मध्य विचारधारा, मध्यम मार्ग विचारधारा, हम इसको बीच का रास्ते वाली विचारधारा हम कह सकते हैं। एडजस्टिंग बिहेवियर लीडिंग बैक टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ। प्रकृति के जो नियम कानून हैं उनके हद में रहते हुए, उनकी जद में रहते हुए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को अपनाना होगा। यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात की चर्चा व्यापक मात्रा में अन्य देशों के साथ डिस्कशन किया है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट है इसको रोकने के लिए हमें सस्टेनेबल बिहेवियरल अपने पैटर्न में लागू करना होगा। वो गवर्नमेंट की चाहे पॉलिसीज हों, चाहे हमारी जो डेली बेसिस की जो ज़रूरतें हैं, हमें उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितना कि प्रकृति को हम नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर किसी हद तक प्रकृति को नुकसान भी हम पहुंचा पा रहे हैं तो हमें इस तरह की एक तरह से सब्स्टिट्यूट हमें बनाने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक मात्रा में हमें जंगलों को उगाना होगा, फिर से रिस्ट्रक्चर करना होगा प्रकृति का। हमने जहाँ तक हमने नुकसान किया है उनको फिर से भरपाई के लिए हमें फिर से मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पश्चात जैसे कि जिस तरह से कार्बन एमिशन बढ़ा और जो हमारी जो पृथ्वी है उस पर ग्रीन हाउस गैसों का एक तरह से बारंबारता बढ़ी, उनका प्रतिशत बढ़ा, तो हमारा पूरा ग्लोबल का टेम्परेचर बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हुई है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमें देखा जाए तो अब इस बात पर गौर करने पर मजबूर किया है कि हमें सोलर टेक्नोलॉजी फोकस करना चाहिए, जो कि प्रकृति से एनर्जी तो लेती है लेकिन किसी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, किसी प्रकार का एमिशन वह नहीं करती है। तो हमें एक तरह से हेल्दी एनर्जी सेक्टर की तरफ जाना होगा। तो इस तरह से हमने देखा जाए तो द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंडिंग द अर्थ एंड होम ह्यूमन बीइंग एंड सो स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव
सस्टेन दैम, हमें प्रकृति को देखा जाए तो इसका बात का फिर से रिपीटिशन है, हमें उस हद तक ही प्रकृति को प्रभावित करना चाहिए जो कि हमारी प्रकृति हमारी सॉरी हमें उस हद तक ही हमें इस पर बल देना चाहिए जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हों। हमें बैलेंसिंग स्थापित करते हुए इस बात पर फोकस करना चाहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने देखा कि मेन कौन से तीन विचारक थे, उनकी तीन मुख्य रूप से कौन कौन सी विचारधाराएं थी। हमने विभिन्न प्रकार के जो स्कूल्स हैं इनके बारे में डिस्कशन किया। ज्योग्राफी किस तरह से अन्य सब्जेक्ट से अपनी विषय वस्तु को लेते हुए खुद का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ब्रांच तैयार करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हमने देखा जाए तो बहुत सारी यहाँ पर स्कूल्स के बारे में देखा, किस तरह से एक वेलफेयर जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल की विचारधारा है, एक रेडिकल विचारधारा है और एक बिहेवियरल स्कूल वाली विचारधारा है। फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर किस तरह से ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है किस डेवलप होता है अर्ली कॉलोनियल पीरियड से लेकर हमने मॉडर्न एरा तक हमने इसका डेवलपमेंट देखा। यहाँ पर हमने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में परस्पर अध्ययन, हमने परस्पर अंतर क्या है तीनों में ये देखा। और उसके पश्चात हमने ये जान पाया कि नियो डिटर्मिनिज्म विचारधारा में किस तरह से ग्रिफिथ टेलर ने ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल करते हुए उसकी एग्जाम्पल देते हुए हमने डेवलपमेंट मॉडल को बताया है। तो हमने पॉसिबल एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और ये सिंथेसिस, डायनामिज्म, इंटर रिलेशनशिप्स, इन सब के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की है। तो अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।